अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हियर तलहा मजहर करंटली स्टडीइंग एज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट उर्दू पे है कि उर्दू में आप कम एफर्ट्स करके और ट्रिक्स एंड फार्मूलाज यूज करके मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपने तमाम फार्मूलाज और ट्रिक्स को फॉलो करना है, उनको नोट डाउन कर लें। तो वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, होता ऐसे है कि जो हमारे पास उर्दू और दीगर आर्ट सब्जेक्ट है, खासतौर पर उर्दू की बात करता हूँ, आपके ना उर्दू की वजह से ना डिफरेंट स्टूडेंट्स की निस्बत 50 से 60 मार्क्स का डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, जो पोजीशन होल्डर्स अक्सर बच्चे होते हैं उनके उर्दू में, अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट सबके ही सेम होते हैं, इंग्लिश में भी अक्सर सेम आ जाते हैं। जो डिफरेंस आते हैं वो इस्लामियात, मुताला और उर्दू, सबसे ज्यादा डिफरेंस उर्दू क्रिएट करती है। कुछ बच्चों के उर्दू में बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं जिसकी वजह से वो पोजीशन तक चले जाते हैं और फर्स्ट टाइप में डिवीजन भी सिक्योर कर लेते हैं। कुछ बच्चों के उर्दू में बहुत कम नंबर होते हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि उर्दू में नंबर आते कम क्यों है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेन रीजन होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट, उनको पेपर पूरा नहीं होता और पेपर पूरा ना होने की वजह से उनके नंबर कम आते हैं। पेपर पूरा करने के चक्रों में वो जो अपने मेन सवाल है उनका भी बेड़ा गर्क करते हैं और आखिर पेपर तो रहता है, तो इस वजह से उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक और मेन रीजन जो होती है वो होती है हैंड राइटिंग बहुत पुअर होती है बच्चों की अक्सर, जिसकी वजह से टीचर उनको अच्छे नंबर नहीं देता। ठीक है, उनके मार्क्स निस्बतन दीगर स्टूडेंट्स की निस्बत कम होते हैं। द लास्ट प्रेजेंटेशन अक्सर बच्चों की बहुत पुअर होती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। और लास्ट में हमारे पास है किस्मत। देखिए, किस्मत तो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका जो पेपर चेक कर है वो कैसा है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की हर चीज फजूल होती है, प्रेजेंटेशन हर चीज फजूल होती है, राइटिंग भी फजूल होती है, लेकिन वो फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनके मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं। तो किस्मत में सबसे ज्यादा जो उर्दू में मार्क्स आपका डिफरेंशिएट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मार्क्स में डिफरेंस आता है, वो आपकी किस्मत है। लेकिन फिर भी आप कम से कम इतना पेपर तो अच्छा लिख के आए कि फजूल से फजूल बंदे के पास भी अगर आपका पेपर चाहे तो आपको 85 की लाइन में पेपर नंबर दे। ठीक है, अगर आप इसी किस्मत के सारे बैठ जाएंगे तो फिर वो फजूल से फजूल बंदा आपको 60 की 70 की लाइन में ले आएगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट पे हमने अब बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो होती है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को आपने खत्म करना है तो सीधी सी बात है, बार बार लिखेंगे। बार बार मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि एबीसी जब आपने नर्सरी में लिखी तो आपकी स्लो लिखते थे, अब अगर एबीसी लिखेंगे तो कितना फास्ट लिखेंगे। तो इसी तरह अगर आपने कोई भी चीज आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी अच्छी टेस्टिंग दे, उसको बार बार लिखें। जो इंपॉर्टेंट हमारे पास लेटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास मुकालमे में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें उनको 2-3 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन, पूरे उसके प्रेजेंटेशन के लिए आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बोर्ड टॉपर्स जो हैं उनके पेपर प्रेजेंटेशन 3 से 4 पेपरों की आपको सूनर और लेटर आपको यूट्यूब पर दिखा दूंगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास हैंड राइटिंग एट द एंड आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो, अगर आप साफ सफाई से लिख रहे हैं तो ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती और आपको 3 से 4 मार्क्स का ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है किस्मत। देखिए, किस्मत करें तो दुआ ही कर सकते हैं, तो दुआ ज्यादा करें तो किस्मत की प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो मेन चीज है ना कि हमारे पास आपने कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स एंड फार्मूला जिनको फॉलो करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कम से कम एफर्ट्स लगा के। बस ना उर्दू में एक अच्छे टीचर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी भी नहीं है लेकिन आपको हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने पेपर लिखना कैसे, आप कहां मिस्टेक्स करें। अक्सर बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप उनको तो फॉलो करेंगे लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी खामियां क्या हैं, आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो आपके जो टीचर होते हैं आपकी खामियां जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे टीचर का होना जो आपको प्रॉपर जब लेक्चर दे रहे हैं तो आपको मजीद बीच बीच में शेर भी बताता जाएगा कि ये शेर याद कर लो, ये शेर यहाँ पे लिख लो। वो मजीद हमारे पास बताता जाएगा कि ये वाला गजल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शेर आता है। उसके बाद वो आपकी शायद से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएगा, तो आप अपने नोटबुक, अपनी नोट्स बना रहे हैं या अपनी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उस पर आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर चेक करके देगा तो आपको लिखने हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक अच्छा टीचर जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपको बता रहा है कि आपकी क्या क्या खामी है। ठीक है, एज फार एज गाइड बुक इज कंसर्न है कि गाइड बुक की तो आपको जरूरत है ही ना। देखें, अब गाइड बुक में आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास शरह सरमाया एक अच्छी गाइड बुक है। ठीक है, उसके बाद ट्राई करें कि अगर आप 2 अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 रख लें, लेकिन अगर आप 2 अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक तो आप 1 रख लें। ठीक है, अब एक में आप शरह सरमाया रख सकते हैं या किप्स की बुक्स भी अच्छी हैं लेकिन हमारे पास शरह सरमाया ज्यादा चलती है। ठीक है, तो शरह सरमाया ही रख लें, उसमें आपको काफी हर चीज प्रॉपर अच्छी लिखी हुई मिल जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपको नॉलेज सीख करने की ख्वाहिश है कि मेरे पास और ज्यादा नॉलेज हो तो आप फिर एक और गाइड बुक भी रख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप शेयर देख सकते हैं, वहां से आप अपना एक मटेरियल बना सकते हैं और फिर उस मटेरियल को आप एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक बुक पे लिख सकते हैं ताकि आपको एट टाइम सिर्फ एक बुक ही पढ़नी पड़े। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक शेरों का आप नज़्मों और गजलों के शेरों का एक मजमूआ बना लेंगे तो उनको आप ऐसे जो
डिफरेंट बुक से यूज करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप सोफ में या वेबसाइट से या गूगल से कहीं से भी अपना डाटा सर्च करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी गाइड बुक होना बहुत जरूरी है आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो उर्दू का पेपर है ना वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 80 सब्जेक्टिव के होते हैं। देखिए जो 20 हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ना उसको ना 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास आई थिंक सबको जो हमारे पास सबक होते हैं वहां से आते हैं, कुछ हमारे पास नज़मों वाले पोर्शन से आते हैं और गजलों वाले पोर्शन से आते हैं, शायरों के नाम वगैरह, कुछ हमारे पास ग्रामर से रिलेट करके आते हैं और कुछ हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। ये 4 पोर्शंस में डिवाइड किए गए। इनको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ना जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, उसके पहले आप सुने जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, या बस कोई गाइड बुक है, ठीक है, आप गाइड बुक से पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, वो पॉइंट्स आप देख के ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाएंगे। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, मेन प्रैक्टिस है। पास पेपर हमने पास रख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह पास पेपर से ही अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, और जो हमारे पास नहीं भी आते तो आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे गाइड बुक से, तो यकीनन आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे सारे। तो सब्जेक्टिव है, देखिए सब्जेक्टिव में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहले जो तीन पोर्शन है, एक तो पास हुई सारे 3 पोर्शन हमारे पास, कुछ नंबर 2, 3 एंड 4 मेरे ख्याल से पहला 2 नज़मों की तशरीह होती है, फिर गजलों की तशरीह होती है, और उसके बाद हमारे पास होती है सबक इक्तबास, पैराग्राफ दिया गया होता है, ठीक है, उसकी तशरीह करनी है। सबसे पहले ना आपने ना जितने भी हमारे पास सबक है ना और जितने भी हमारे पास गजलें नज़में हैं जिसका हमारे पास पेपर में पूछा जाता है कि इनके शायर का नाम क्या है, इस सबक का नाम क्या है, उनको ना आपने एक पेज पे ना उनके ना लिस्ट बनानी है, उसको ना आपने अपने रूम में ना चिपका देना है, कहीं पे ना रख देना है, ताकि आपको डेली ना आते जाते वो नजर आए, ठीक है। डेली एक बार देखेंगे तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इनके शायरों के नाम, हर चीज याद करने का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होता है ना कि कोई भी गजल है, देखें आप ना कोई भी नज़म या गजल कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके मजीद शेर याद करेंगे, हर नज़म के शेर याद करेंगे, आप बीच में एक तशरीह करें, उसमें एक आधा शेर तो आपको डालना होता है अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए और लेंथी बनाने के लिए। देखें आप जब भी कोई शेर डालते हैं, कोई भी आप हवाला डालते हैं, कोई भी हदीस डालते हैं, उससे ये होता है कि आपका पेज भरा भरा लगता है आपको। अगर आप सिर्फ पैराग्राफिक फॉर्म में पूरा एक पेज लिख रहे हैं तो आपको यकीनन ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप हमारे पास हवाला जात डाल देते हैं, शेर डाल देते हैं, बीच बीच में एक लाइन छोड़ते हैं, तो वो यकीनन आपका पेज भरा भरा भी लगता है और आपका पेपर लेंथी भी हो जाता है और आप जल्दी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये करना है कि देखें हमारे पास ना जितने भी हमारे पास आपने ना एक ना पेज लेना है, एक दस्ता लेना है, ठीक है, उसमें आपने ये करना है, एक डायरी या दस्ता कोई भी लेना, ठीक है, उसमें आपने ये करना है कि ना हमारे पास जो भी सबक है ना आपने कम से कम 10 शेर इस्लाम से रिलेटेड, ठीक है, इस्लाम से रिलेटेड, जैसे हमारे पास है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे हैं, इस तरह का, इस तरह हमारे पास दीन से रिलेटेड 3-4 शेर, मतलब जो रियलिटी से, जैसे हमारे पास जो आपके पास नात में भी यूज हो सके, जो हमारे पास हमद होती है उसमें भी यूज हो सके, अल्लामा इकबाल के अक्सर शेर रियलिटी से रिलेटेड होते हैं तो उनमें भी यूज हो सके, ठीक है। तो आपने हमारे पास 10 से 12 शेर इसके लिए याद करने हैं और कुछ हवाला जात इसके साथ, ये आपने एक दस्ते पे लिख के एक पेज पे लगा के इसको भी ना आपने अपने ना कहीं ऐसी जगह रख देना है या लगा देना है कि आपको नजर तक आपको शेर याद रहे, ठीक है। उसके बाद आपने इश्क मशूकी से रिलेटेड जो शेर हैं, ठीक है, 10 से 12 वो कर लेने हैं, ठीक है, जिसमें अक्सर हमारे पास जो आपको पता है कि हमारे शायर हजरात थे वो अक्सर महबूब से अफेक्टेड थे, महबूब के इश्क में मुब्तला होकर पागल हो चुके थे, तो उन्हीं के जुल्म से रिलेटेड आप कोई ना कोई शेर कर लेंगे, ठीक है, और 10 से 12 शेर का, और कुछ उनके महबूब की तारीफ में 10 से 10 एक शेर, 10 ना करें 5-6 कर लें, ठीक है, मतलब 5-6 उनकी मार वाले कर लें इश्क मशूकी में जो जलील हो रहे थे उसमें, और उसके बाद 5-6 उनके महबूब की तारीफ में जो आपको शेर कोई भी कर लें। जैसे हमारे पास एक शेर है कि होंठों में दबाते होंगे जब वो गुलाबी आंचल, तो कितने पुरकैफ नजारों को सजा मिलती होगी। आई थिंक ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है, बल ऐसा ही था, ठीक है। तो इस तरह के ये उसकी तारीफ में हो गए, और कुछ हमारे पास उसके जो जुल्म है वो कर लेंगे आप, ठीक है। तो वो आपको एट द एंड बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। जब गजलों की आप तशरीह करोगे आपको सालों के शेर नहीं याद करने पड़ेंगे, एक ही बार याद कर लेंगे तो ये आपके शेर, और उसी इन्हीं को आप नज़मों में भी यूज कर सकेंगे, इन्हीं को आप गजलों में भी यूज कर सकेंगे। आपने बस थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड बनाना है, फिर उसी के मुताबिक शेर पुट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद आप हमारे पास कुछ रियलिटी से रिलेटेड शेर होते हैं कि हमारे पास इश्क मशूकी में अक्सर जो हमारे पास वहां पे नज़मों के शेर आते हैं ना, जो गजलों के शेर आते हैं, उसमें जो हमारे पास मफहूम होता है, जो तशरीह होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बानिस्बत हम जिसको समझ रहे होते हैं ना कि ये हमारे पास इश्क मशूकी से रिलेटेड की गई, नहीं, वो हमारे पास अक्सर इश्क मजाजी से नहीं, अल्लाह ताला से इश्क से रिलेट की गई होती है, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड 3 से 4 शेर कर लेंगे, तो ऐसे आपका एक पूरा स्टफ बन गया 25 से 20-30 शेरों का और हवाला जात का। अब इन्हीं हवाला जात को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, इसको आप शेर शायरी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप अपनी गजलों में यूज कर सकते हैं, इसको आप नज़मों में यूज कर सकते हैं, इसको आप इक्तबास में यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसको आप अपने मुकालमे में यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसको आप लेटर में यूज कर सकते हैं, इसके बाद अगले साल आप सेकंड में जब एसेज लिखेंगे तब आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज्यादा एक मटेरियल ये हो जाता है, आप बार बार याद करेंगे क्यों नहीं याद होंगे, शेर तो हो जाते हैं, दोस्तों को पढ़ के सुनाना शुरू कर दें कि मैंने शेर याद किया, शेर सुनाता हूँ, तो ये आपको शेर याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि शेर आपने याद करके रख लें। इसी तरह ना
ना आपने कोई भी नज़्मों की तशरीह कर रहे हैं, ठीक है, आपने ना देखिए हर शायर के लिए ना कोई स्पेसिफिक तारीफ, जैसे हमारे पास है अल्लामा इकबाल के लिए ना आप गूगल से या कहीं से भी ना किसी भी सबक से ना अल्लामा इकबाल की कोई भी गजल की तशरीह स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नज़म की तशरीह स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अपने शायर की 4 से 5 लाइनों की तारीफ कर देंगे, ठीक है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ना आपने ना थोड़ा सा जो बैकग्राउंड पीछे चल के आ रहा है ना नज़म या गजल का, उसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करें, उसके बाद जो नज़म की मफहूम आपको तशरीह थोड़ी बहुत ही पता होगी वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 शेर डाल देंगे, 2-1 शेर डाल देंगे, उसके बाद उसका जो आपको मीनिंग समझ आ रहा है, आपने देखें जो भी गजल वाला होगा ना उसमें कहीं ना कहीं आपने, अगर आपको लग रहा है कि जुल्म हो रहा है तो जुल्म वाला पूरा डाल देना कि हमारे पास जो उर्दू की कदीम शायरी है उसमें महबूब हमेशा जालिम है और जो आशिक मजलूम है उस बेचारे पे जुल्म होता है, वो सारा आप बीच बीच में डालते आएंगे तो आपके पेज लाजमी भर जाएगा। यही आपने फार्मूला अगले 4 से 5 शेरों में आजमाना है और आपके पेज भर जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इक्तबास की तशरीह आती है। देखिए आपने नज़म और गज़ल में ही दोनों काम करने हैं, ठीक है। पहले आपने शायर की तारीफ करनी है, उसके बाद जो मफहूम आपको समझ आ रहा है वो लिखना है। अच्छा, ये ट्राई करना कि ना अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि तशरीह में हम मफहूम भी लिखे ऊपर, मफहूम लिख देंगे ना, अक्सर उनके पास कोई टाइम नहीं होता आपकी तशरीह देखें, वो सिर्फ शेर देखते हैं, उसके बाद मफहूम देखते हैं कि मफहूम में हमारे पास इसने क्या लिखा। लेकिन अगर आपको सबक की उसकी सही वाला मफहूम नहीं पता, ठीक है, अगर आपने शेर का सही वाला मफहूम नहीं पता तब ना लिखें, क्योंकि अगर आपने मफहूम गलत लिख दिया वहां पे तो वो आपको फिर कंसीडर कर लेगा कि इसने अगर मफहूम ही गलत लिखा है तो इसने तशरीह में भी बेड़ा गर्क ही किया हो। तो ट्राई करना कि अगर आपको कंफर्म मफहूम पता हो तभी लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इक्तबास का भी यही सीन है, जो हमारे पास सियाक़ व सबाक़ होता है कि हमारे पास जो सबक का खुलासा होता है उसका एक खुलासा कर लें, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट गाइड बुक्स हैं वहां पे दिए गए एक एक पैराग्राफ टीचर बता देते हैं कि एक ही पैराग्राफ कर लें, ठीक है, उसी एक दो पैराग्राफ को अच्छी तरह कर लें। और सियाक़ व सबाक़ अक्सर आपके लोग सियाक़ व सबाक़ ही देखते हैं सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद शायर का नाम, ये तो शायर का नाम सबक का नाम देख के और आपकी तशरीह देखते ही नहीं है, ठीक है। अब तशरीह को लेंथी करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए अक्सर टीचर्स कहते हैं कि हवाला जात लिख लें, अक्सर कहते हैं ना लिख लेंगे, मैं कहूंगा कि आप लिख लें, ठीक है, ताकि आपके पेज जल्दी से जल्दी भरें, ठीक है। उसके बाद आपने जो हमारे पास तशरीह स्टार्ट करने से सबसे पहले आप जो सबक करें उस सबक में जो उसका शायर है, सॉरी उसका जो मुसन्निफ है उसकी थोड़ी तारीफ कर देंगे कि मुसन्निफ बड़ा पहुंची हस्ती थी, जो उसकी बातें आप गूगल से मिल जाएंगी, कहीं से भी आप देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो हमारे पास सबक था, सबक का पहला बैकग्राउंड लिख लेंगे सारा, ठीक है, कि ये बैकग्राउंड हुआ था, ये काम हुआ था, ये मसला हुआ था, उसके बाद बैकग्राउंड बता देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप हमारे पास उसकी जो सबक का हमारे पास एक पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को लिख देंगे और फिर उसी पैराग्राफ की तशरीह थोड़ी बहुत आपको समझ आएगी। इस तरह ना आपका पूरा पेज ना बहुत अच्छे से भर जाएगा और बीच में एक दो अगर हवाला डाल देंगे तो आप देखिए आपके एफर्ट्स कम से कम लग रहे हैं, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े और आपका एट दैट हमारे पास रिवार्ड ज्यादा आ रहा है। आप पेज देखें, पेज ही भरने होते हैं, जितना पेज भरेंगे अच्छा कंटेंट लिखेंगे, सारी चीजें रिलेट करके आप लिख लेंगे। अक्सर वो आपके पेपर देखें, आप ना एक मुसन्निफ आपके सामने ना आप चेक करें, ठीक है, आपके सामने ना 100 उर्दू के पेपर पढ़े, उर्दू के पेपर चेक करते हुए जो उर्दू पेपर चेक कर रहे होते हैं ना वो इतना कोई अकेले बैठे होते हैं, मैंने देखे कि पेपर चेक कैसे चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बैठे होते हैं गर्मी में बैठे होते हैं, पसीने पसीने होकर बैठे होते हैं, ठीक है, उनके सामने पेपर पड़े हैं, ठीक है। अब वो देखेंगे कि कौन से बच्चे है ना सबसे प्रेजेंटेशन अच्छी है, कौन से बच्चे के ना ज्यादा शेर लिखे हुए, मार्कर का अच्छा यूज किया, बस वही चीजें देखते हैं। अक्सर तो पढ़ते ही नहीं कि आपने क्या लिखा हुआ है, उन्हें फार्मूला लगाया होता है कि बस सारे पेपर चेक करते जाए, इसमें बच्चे को 3-3 देने, इसमें 4-4 देने, वो पढ़ने की जहमत ही नहीं करते, ठीक है। तो आपकी किस्मत ही है, ठीक है, आप इधर से एफर्ट्स करें, एट द एंड आप अल्लाह पे छोड़ दें, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल होता है, वो होता है हमारे पास देखिए खुलासे का। देखिए आप ट्राई करना कि जो आपके पोर्शंस है ना हमारे पास ज्यादा मार्क्स वाले और थोड़े कम लेंथी है, उन पे आपने ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास खुलासा है, जिसमें हमारे पास नज़म का खुलासा है, सबक का खुलासा है, जिसमें हमारे पास तलखीस है, जिसके बाद हमारे पास मुकालमा है, ठीक है। ये 3 से 4 चीजें हैं, इसमें ना आपने ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें जो आपके मार्क्स है ना वो काटने का उसके पास कम जवाब होता है बानिस्बत शेरों के और इक्तबास के, क्योंकि शेरों इक्तबास में वो तो पढ़ते ही नहीं है ना आपने क्या लिखा, वो बस मफहूम देखते हैं, तो 2-3 चीजें देखते हैं, वो आपको बता दूंगा, ठीक है, उन पे आपने वर्क कर लेना है। इन चीजों पर आपने ज्यादा फोकस करना है, इनको याद भी करना है, खुलासे को अच्छे से, इनको सफाई से भी लिखना है और इनको लिखना भी शुरू में है, मतलब पेपर स्टार्ट ही नहीं से करना है, ताकि जो मेन मार्क्स वाले सवाल हैं आपके इनमें आपके मार्क्स पूरे हो। अगर आपको पेपर रहता भी है टाइम लिमिट थोड़ा तो वो शेर है, शेर को आपने जो हमारे पास होते हैं नज़मों और गजलों के शेर उनको आप आखिर में ही लिखेंगे, उनकी जो आपकी तशरीह होती है, ठीक है, ताकि आपका अगर कोई शेर रहता भी है तो 2 से 4 मार्क्स का पेपर रहे, कोई खुलासा वगैरह 10 नंबर का रह जाए तो फिर आपको ज्यादा दुख होगा। सबसे पहले आप नज़म के खुलासे से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद सबक का खुलासा कर लेंगे, उसके बाद मुकालमा कर लेंगे, उसके बाद तलखीस कर लेंगे, इसी तरह आप छोटी छोटी चीजें पहले कर लेंगे, उसके बाद जो लेंथी चीजें हैं उनके बाद स्टार्ट कर देंगे। एज फार एज नज़म का खुलासा जो होता है ना हमारे पास, आप वो ट्राई करेंगे कि ना हमारे पास पहले पेज पे लिखें तो पहले पेज पे ही पूरा कर लें, ठीक है, कम से कम 12 से 14 लाइन्स का लिखें, उस नज़म पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो नज़म का खुलासा आपकी गाइड बुक में लिखा हुआ है, खासतौर पर शरह सरमाया बुक में ट्राई करके वैसा ही लिखें, अपनी वर्डिंग में ना लिखें, जो चीज अच्छी लिखी हुई है जिसमें आपको मार्क्स अच्छे मिले वो तो आप कम से कम अच्छा लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है मुकालमा। देखिए मुकालमे का आपका सिंपल आप खुद मुकालमा लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा शेर और शायरी का, ठीक है, उसको आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास रसीद या दरखास्त। देखिए दरखास्त के ना एक बात याद रखने की, इसके ना हर पॉइंट के ना एक एक मार्क्स होता है कि बाखिदमत जनाब से इसका हर एक पॉइंट का ना एक एक मार्क्स होता है। तो ट्राई करना है कि आपको टीचर जो गाइड करे ना प्रॉपर उसी लिहाज से करना है। उन पॉइंट्स में आप मार्क्स लूज ना करें, अंदर आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो बात की बात है, उन पॉइंट्स में आप बिल्कुल भी मार्क्स लूज ना करें ना, ठीक है। तो हमारे पास या दरखास्त या रसीद में से एक चीज लिखनी होती है ना, या फिर दरखास्त आ जाती है कभी कभी, रसीद आती बहुत कम है लेकिन कभी आ भी सकते हैं ना, रिस्क तो आप नहीं ले सकते, तो कम से कम आपको पैटर्न तो पता हो ना एक रसीद लिखते कैसे। तो इसके लिए आपके पास जो गाइड बुक होगी उधर से आप 4 से 5 रसीदें देख लेंगे और टीचर जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। भारत की तलखीस जो आती है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 होता है जो, ठीक है, उसका ये सीन होता है कि उसको ना आप ना उसको शॉर्ट करके लिखना होता है, ठीक है। उसमें आप हमारे पास सिंपल उसके पेपर प्रेजेंटेशन में आपको दिखा दूंगा कि हमारे पास भारत की तलखीस कैसे लिखनी है और बच्चों की प्रेजेंट कैसे किया हुआ है। ये होता है कि हमारे पास ना 400 वर्ड्स है, तो 400 वर्ड्स को आपने 100 वर्ड्स में कम से कम वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो उसका मेरे पास तो ये फार्मूला था, ठीक है। मैं ना भारत की तलखीस पहले लिख लेता सारे पॉइंट्स, उसके बाद मैं अगला सवाल स्टार्ट कर देता था, ऐसा सवाल स्टार्ट करता था जिसमें ज्यादा सोचने से मैं गजलों की तशरीह स्टार्ट कर देता था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको माइंड में सोचता रहता था कि वो वाला पैराग्राफ तो उसको मैं क्या क्या कम करता तो क्या क्या कम कर सकता हूँ, तो वो फिर मैं उसी लिहाज से जाके लिख लेता। अगर कुछ समझ आए तो उसके बाद उन्वान के आप जो उन्वान प्रॉपर देना होता है 2 से 3 उन्वान दे दे, ताकि अगर आप एक उन्वान गलत भी दे रहे हैं तो 2 से 3 में वो आपको मार्क्स ठीक दे दे, ठीक है। तो ना कुछ टीचर्स होते हैं वो ना सिर्फ पेज गिनते हैं कि बच्चे ने ना इस तशरीह के कितने पेज लिखे हो, इस तशरीह के कितने पेज लिखे हो, अंदर कंटेंट देखते ही नहीं है। तो ट्राई करेंगे अगर आप लिख रहे हैं तो जरा खुला खुला करके, जरा बड़ा बड़ा करके लिखें ताकि आपके पेज ज्यादा से ज्यादा भरें और जो चेकर है उसको लगे कि बच्चे ने पढ़ा हुआ और वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। अच्छा, देखें उसमें नज़में और गज़लें हैं ना, तो अक्सर ना हमारे पास आप जो टीचर बता रहे होते हैं, टीचर की तशरीह आपको बताएंगे, उनको सुनना है अपने कोर्स, ठीक है। अगर वो बताते हैं कि इसका कुछ मजाजी मफहूम है, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास शेर होते हैं उनका मफहूम इश्क मशूकी में नहीं होता, गजलों में भी इवन, ठीक है। तो वो आपको टीचर बताते हैं कि इसका मफहूम इस वे में इसमें शायद बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके पास टाइम है, तो एक बार लाजमी किसी गाइड बुक से तशरीह रीड कर लें ताकि आपके एक माइंड में मैप बन जाए कि इस वाले शेर में शायद इश्क मिजाजी या इश्क हकीकी इन दोनों में किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग आप वहां पे लिख के आएंगे, क्योंकि मफहूम अगर आप सही लिखेंगे और थोड़ा बहुत अगर चेक करने देख ले तो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगी ये चीज बहुत ज्यादा, ठीक है। तो तमाम पॉइंट्स बता दें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैं प्रोफाइल अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।